चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का फोर्थ टॉपिक, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। यहाँ पर हम पढ़ेंगे डाइऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। चलिए शुरू करते हैं CV1 डाइऑक्सीजन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डाइऑक्सीजन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है या इसके कौन कौन से प्रिपरेटिव मेथड्स हैं। द फर्स्ट मेथड इज बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि ऑक्सीजन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के साथ या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा बनाया जा सकता है। ये हमने यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्लांट शो किया है। चलिए समझते हैं कि ये प्लांट कैसे काम करता है और इस प्लांट में ऑक्सीजन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है या कैसे ऑक्सीजन को बनाया जाता है। सबसे पहले इस प्लांट में एयर को अंदर भेजा जाता है। इसके बाद एक कंप्रेसर की हेल्प से इस एयर को कंप्रेस किया जाता है और कंप्रेस होने की वजह से एयर हीट हो जाती है। कंप्रेस होने की वजह से ये एयर हीट हो जाती है और फिर इस हीटेड एयर को लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से ठंडा किया जाता है। ये लिक्विड एयर जब एक्सपैंड होती है तब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इस लिक्विड एयर को -200 डिग्री सेल्सियस पर डिस्टिलेशन चैम्बर में भेजा जाता है। सबसे पहले 77.2 केल्विन पर नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और इसके बाद 90 केल्विन पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। इस तरह से इस प्लांट में डिस्टिलेशन के द्वारा एयर के कंपोनेंट्स को अलग अलग करके हम ऑक्सीजन गैस को बना सकते हैं या ऑक्सीजन गैस को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इस डिस्टिलेशन प्लांट में एयर के कंपोनेंट्स को अलग अलग करके हम डिस्टिलेशन के द्वारा ऑक्सीजन गैस को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब ऑक्सीजन को प्रिपेयर करने के कुछ और मेथड्स देखते हैं, जैसे कि हीटिंग ऑफ क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स एंड परमैंगनेट्स। अगर हम किसी क्लोरेट जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं तब ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो जाता है। इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 यूजिंग कैटलिस्ट, यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह से MnO2 वर्क करता है। इसका मतलब ये है कि अगर MnO2 कैटलिस्ट की हेल्प से हम H2O2 का डिकम्पोजिशन करें तब भी हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाती है। इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि जब H2O2 का डिकम्पोजिशन होता है तो वाटर और ऑक्सीजन गैस मिलती है। द अनदर मेथड इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विच आर लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे मेटल्स के ऑक्साइड का थर्मल डिकम्पोजिशन करने पर हम ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं जो मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि सिल्वर का ऑक्साइड। अगर सिल्वर के ऑक्साइड को हीट किया जाए तो बहुत इजीली सिल्वर प्राप्त हो जाता है और ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। इसी प्रकार से मरकरी का ऑक्साइड, अगर इसको भी हम हीट करें तो मरकरी और ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। इसी प्रकार से है लेड के ऑक्साइड। अगर हम Pb3O4 का थर्मल डिकम्पोजिशन करें, यानी कि उनको हीट की हेल्प से डिकम्पोज करें, तो लेड ऑक्साइड मिलता है और साथ में ऑक्सीजन गैस मिलती है। अगर Pb के एक और ऑक्साइड PbO2 को भी हीट करें तब भी लेड ऑक्साइड मिलता है और ऑक्सीजन गैस मिलती है। ऑक्सीजन प्राप्त करने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसका मतलब ये है कि अगर वाटर को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक किया जाए तब भी हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट शो किया गया है जिसमें एक कंटेनर है और उसमें वाटर है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि ये वाटर प्योर वाटर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। इसीलिए इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए इस वाटर में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाल दिया जाता है ताकि ये एक अच्छे कंडक्टर की तरह बिहेव कर सके। यहाँ पर प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड कैथोड है और दूसरा एनोड है। जब बैटरी से करंट फ्लो किया जाता है तब कैथोड पर वाटर ब्रेक होता है और H2 गैस मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैथोड पर H2 गैस रिलीज हुई है। ऑन द अदर हैंड एनोड पर भी वाटर ही ब्रेक होता है जिससे ऑक्सीजन गैस मिलती है।
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एनोड पर ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई है। इसका मतलब ये है, जब एसिटिलेटेड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तब कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जबकि एनोड पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो इस मेथड से भी हम ऑक्सीजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन गैस को कैसे प्राप्त किया जाता है। चलिए अब ऑक्सीजन गैस की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन गैस की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अगर हम ऑक्सीजन गैस की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये कलरलेस होती है, ऑडरलेस होती है, 90 केल्विन पर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि 55 केल्विन पर ये फ्रीज हो जाती है, यानी कि सॉलिडिफाई हो जाती है। अगर हम अमाउंट की बात करें तो लगभग 3.08 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में सॉल्यूबल हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रति 100 ml वाटर में 3.08 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन डिजॉल्व हो सकती है या सॉल्यूबल हो सकती है। अगर हम शेप की बात करें तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो शेप होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, यानी कि लीनियर होता है। अगर ओवरलैपिंग की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, जबकि साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। इसका मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में मल्टीपल ओवरलैपिंग होती है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, जबकि एक पाई बॉन्ड होता है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के आइसोटोप्स की। इसका पहला आइसोटोप है ऑक्सीजन 16, जिसमें 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं। दूसरा आइसोटोप है ऑक्सीजन 17, जिसमें 8 प्रोटॉन होते हैं और 9 न्यूट्रॉन होते हैं। एंड द थर्ड वन इज ऑक्सीजन 18, जिसमें 8 प्रोटॉन होते हैं और 10 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर हम ऑक्सीजन की शेप को देखें तो शायद हम ऑक्सीजन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को सही से डिफाइन ना कर पाएं, क्योंकि शेप से हमें ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक नेचर का पता नहीं लगता है। क्योंकि शेप में हमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नज़र आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम ये सिद्ध कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं कि ऑक्सीजन में सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हुए भी ऑक्सीजन क्यों पैरामैग्नेटिक होता है। यहाँ पर आप ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को देख सकते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि O2 मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि O2 मॉलिक्यूल में सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं होते हैं, वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसीलिए O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। चलिए अब बात करते हैं ऑक्सीजन के केमिकल प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑक्सीजन मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ और सम अदर कंपाउंड्स के साथ किस तरह से बिहेव करता है। अगर हम मेटल्स के साथ रिएक्शन की बात करें तो जनरली ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड्स फॉर्म करता है। जैसे कि अगर ऑक्सीजन कैल्शियम से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन की रिएक्शन फास्फोरस से होती है तो बनता है फास्फोरस का ऑक्साइड। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि जब फास्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो P4O10 बनाता है, जो कि फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है। अगर ऑक्सीजन कार्बन से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से जब जिंक सल्फाइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है तो जिंक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर वेपर्स बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और सम अदर कंपाउंड्स, जब ये सभी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो बेसिकली ऑक्साइड्स फॉर्मेशन होती है। चलिए अब देखते हैं कि ऑक्सीजन कैटलिस्ट की उपस्थिति में कुछ कंपाउंड्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस V2O5 यानी कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट की उपस्थिति में ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तब ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में। हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हो गया है।
इसी तरह से जब HCl गैस CuCl2 की उपस्थिति में ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करती है, तब क्लोरीन गैस बनती है और वाटर बनता है। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन का जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन होता है, वो जनरली एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि वहाँ पर हीट हमेशा रिलीज होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 493.4 किलोजूल पर मोल होती है। इसीलिए ऑक्सीजन की रिएक्शंस को इनिशिएट करने के लिए पहले हीट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमें दो इम्पॉर्टेंट बातें पता चली। एक तो ये कि ऑक्सीजन की जो रिएक्शंस हैं, वो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस एक्सोथर्मिक हैं, लेकिन बावजूद एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के उनको इनिशिएट करने के लिए हमको हीट देनी पड़ती है। और इसका कारण ये है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में जो डबल बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है। चलिए अब ऑक्सीजन के यूजेस देख लेते हैं। सबसे पहला है रेस्पिरेशन। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन की हेल्प से ही ग्लूकोज को बर्न करके वहाँ से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। द सेकेंड इज कंबशन। कंबशन के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि कंबशन में फ्यूल, ऑक्सीजन, जब इन दोनों को हम हीट करते हैं, तब हमें वापस से हीट मिलती है और जो भी एग्जॉस्ट होता है वो मिलता है, क्योंकि कंबशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। द मेन थिंग इज कंबशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तीसरा है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में। जब मेटल्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर वेल्डिंग के लिए ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग को यूज़ किया जाता है। इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन यानी कि C2H2 बर्न होते हैं, जिसकी हेल्प से वेल्डिंग की जाती है। इसके अलावा ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरकर बहुत जगहों पर यूज़ किया जाता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स को मरीजों के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर जो माउंटेनियर्स होते हैं, वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन की कमी होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है कि ऑक्सीजन को रॉकेट्स में थ्रस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जब हाइड्रोजन का लिक्विड ऑक्सीजन में कंबशन होता है, तो इससे निकलने वाली हीट से रॉकेट को थ्रस्ट मिलता है। चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाई O2 इज गैस वेयर एज सल्फर एग्जिस्ट एज सॉलिड। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन गैस क्यों है जबकि सल्फर सॉलिड क्यों है। अब आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, जबकि ये सल्फर का मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं, जबकि सल्फर के एक मॉलिक्यूल में सल्फर के 8 एटम्स होते हैं। इसी वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो मास होता है, मॉलिक्यूलर मास, वो कम होता है और सल्फर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है। हम ये जानते हैं कि जो वंडर वॉल फोर्स होता है, वो मॉलिक्यूल्स के मास के प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वंडर वॉल फोर्स सल्फर का ऑक्सीजन से ज़्यादा है, जिससे S8 क्लोज पैकिंग फॉर्म करता है और S8 एक सॉलिड होता है और O2 एक गैस होता है।